सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके सामाजिक अध्ययन विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और अगर इन क्वेश्चंस को आप पढ़ करके एग्जाम में जाते हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे नंबर पाएंगे और इनमें से कई सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, प्लीज आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन अभी आप देखेंगे कितने सारे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ बार बार कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी आप लोग सॉल्व करिए। मैंने हर एक विषय का 5 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया है और हर एक विषय को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। अगर आप लोगों ने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा तो प्लीज देखिए। लेकिन यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम सभी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके बहुविकल्पी सामाजिक अध्ययन के जितने भी बहुविकल्पी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, गोल पृथ्वी के केंद्र को कहा जाता है। पृथ्वी के केंद्र को क्या कहते हैं? क्रोड, मेंटल, क्रस्ट या फिर उपयुक्त सभी। दोस्तों, मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है कि किस तरीके से पृथ्वी का आंतरिक भाग 3 भागों में बटा हुआ, सबसे ऊपरी भाग को हम कहते हैं भूपर्पटी या क्रस्ट, बीच के भाग को हम कहते हैं मेंटल और जो बिल्कुल आंतरिक भाग होता है इसे हम कहते हैं क्रस्ट। तो इस तरीके से जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो 3 भागों में डिवाइड है। तो क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट होता है वो सबसे ऊपरी होता है और जो मेंटल होता है वो बीच में होता है, जो कोर होता है या क्रोड होता है वो सबसे अंदर होता है। तो यहाँ पर केंद्र ही पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ, कोर। क्वेश्चन नंबर 2 है, वायुमंडल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा है। दोस्तों, आपको मैंने बताया भी है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है और नाइट्रोजन की मात्रा 78% है। बाकी 1% जो बचता है इसी में सारी गैसें हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारे मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? दोस्तों, हमारे मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, यानी कि जब संविधान बना था 395 अनुच्छेद थे और कुल अनुसूचियां 8 थी। तो ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। लेकिन अनुसूचियों की संख्या अगर वर्तमान में पूछेगा तो वर्तमान में 12 हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है? हमारे मूल संविधान में, यानी कि जो हमारा संविधान जब बना था तो उस समय कितनी अनुसूचियां थी? 8। तो इसीलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आ। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये मैंने बार बार आपको बताया है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष और संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष ये दोनों ही कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। तो यहाँ पर पूछा है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 5 है, अजंता में गुफाओं की संख्या कितनी है? 42, 20, 25 या फिर 30? राइट आंसर है ऑप्शन द 30। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस स्थान का वायसराय था? तक्षशिला का, उज्जैन का, सौराष्ट्र का या तोसाली का? दोस्तों, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक उज्जैन का वायसराय था। तो यहाँ पर ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही है, आप उज्जैन याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस सम्राट के शासन काल में हुणों ने प्रथम बार आक्रमण किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यशोवर्मन, रामगुप्त, कुमारगुप्त या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय? राइट आंसर है ऑप्शन सा, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के शासनकाल में हुणों ने प्रथम बार आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, सबसे पहले भारत कौन आया था? ह्वेनसांग, मार्को पोलो, इब्न बतूता या फिर मेगास्थनीज? दोस्तों, आपको अच्छे से पता है कि जो मेगास्थनीज है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही है। और ह्वेनसांग हर्ष शासनकाल में आया था, ये भी आप जानते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर सबसे पहले कौन आया था? मेगास्थनीज आया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, हर्षचरित के रचयिता है? हर्षचरित के रचयिता है बाणभट्ट। ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था?
1191 ईस्वी में, 1197 ईस्वी में, 1199 ईस्वी में या फिर 1194 ईस्वी में? राइट आंसर है ऑप्शन अ 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध भी हुआ था, और ये भी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है पाल वंश की स्थापना किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोपाल ने, धर्मपाल ने, देवपाल ने या नारायण पाल ने? राइट आंसर है ऑप्शन अ गोपाल ने। क्वेश्चन नंबर 12 है चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? जय सिंह, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय या फिर रणराज? राइट आंसर है ऑप्शन सा पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। क्वेश्चन नंबर 13 है संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी? दोस्तों संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अभी मैंने आपको बताया है कि संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके अलावा प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 14 है भूजल स्रोत कौन है? वर्षा का जल, तालाब का जल या नदी का जल या फिर उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर है ऑप्शन द उपयुक्त सभी। दोस्तों चाहे वर्षा का जल हो, तालाब का जल हो, नदी का जल हो, ये सभी भूजल स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा चमकता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही छिपा है। मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा कहाँ चमकता है? कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, विषुवत रेखा पर या ध्रुवों पर? तो मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा चमकता है मकर रेखा पर। आप देखिए क्वेश्चन में ही क्या छिपा है, आंसर छिपा है मकर संक्रांति मकर रेखा पर। क्वेश्चन नंबर 16 है भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर से, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर से, 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से या फिर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से? राइट आंसर है ऑप्शन द 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ब संपत्ति का अधिकार। ये मूल अधिकार से बाहर निकाल दिया गया है। आपको पता है पहले मूल अधिकार 7 थे लेकिन अब कितने हैं? 6 हैं, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से बाहर निकाल दिया गया है। ठीक है, और ये निकाला गया है 44वें संविधान संशोधन में। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन से संविधान संशोधन में संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से बाहर निकाल दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है ये तत्व यानी कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालयों के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ है। यह कथन किसका है? MC सीतलवाड़ का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, प्रोफेसर KT शाह का या फिर जवाहरलाल नेहरू का? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन अ MC सीतलवाड़ का। क्वेश्चन नंबर 19 है शेक्सपियर किस देश के नागरिक थे? अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस या फिर आयरलैंड? आपको अच्छे से पता है किस देश के रहने वाले थे? इंग्लैंड के। ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया था? 1021, 1022 ईस्वी में, 1023, 1024 ईस्वी में, 1922 या 1923 ईस्वी में या फिर 1025, 1026 ईस्वी में? मैंने इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पहले भी बताया है कि 1025 में महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। तो आप इन चारों ऑप्शंस में देखिए ऑप्शन द में 1025 दिया हुआ है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन द 1025, 26। ठीक है, अगर 1024, 25 दिया होता तो ये भी सही होता दोस्तों, लेकिन यहाँ पर देखिए जिसमें आपको 25 दिखेगा वही राइट आंसर होगा, क्योंकि 1025 बिल्कुल करेक्ट आंसर है और ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, इसलिए आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर रजिया सुल्तान? आपको अच्छे से पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक क्या है? ये गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था और इसी ने गुलाम वंश की स्थापना की थी, जिसे हम दास वंश भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक कब बना? 1209 में, 1210 में, 1211 में या 1266 में?
राइट आंसर है ऑप्शन द 1266, यानी कि यहाँ पर आप देखिए 1266 में गयासुद्दीन बलबन दिल्ली की गद्दी पर बैठा। क्वेश्चन नंबर 23 है, दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी ने, सिकंदर लोधी ने, इब्राहिम लोधी ने या फिर संग्राम सिंह ने? दोस्तों लोधी वंश की स्थापना की थी बहलोल लोधी ने। ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, तालीकोट का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में, 1568 में, 1560 में या फिर 1590 में? राइट आंसर है ऑप्शन आ सन 1565 में तालीकोट का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 है, विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था में राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, याद रखिएगा, और उनके समय में राज्य को 6 प्रांतों में बांटा गया था। ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है, पृथ्वी का आकार है गोल, चपटा, वर्गाकार या त्रिभुजाकार? तो पृथ्वी का आकार आपको पता है अंडाकार, और इसी को यहाँ पर अब अंडाकार तो दिया नहीं है ऑप्शन में, तो हम किसको टिक लगाएंगे? ऑप्शन आ गोल को, क्योंकि अंडाकार आकृति भी गोल ही दिखती है, इसलिए मोटे तौर पर हम यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन आ को ही मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या है? चक्रवात, मानसूनी हवाएं, व्यापारिक हवाएं या पछुआ हवाएं? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बा मानसूनी हवाएं। क्वेश्चन नंबर 28 है, संविधान लागू किया गया। आपको पता है हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में, 321 ईसा पूर्व में, 322 ईसा पूर्व में या फिर 305 ईसा पूर्व में? राइट आंसर है ऑप्शन द 305 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 30 है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? अशोक, कुणाल, बृहद्रथ या फिर पुष्यमित्र? दोस्तों मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट था बृहद्रथ, और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 31 है, गुप्त संवत कब से प्रारंभ हुआ? 319 ईस्वी से, 375 ईस्वी से, 380 ईस्वी से या फिर 335 ईस्वी से? गुप्त संवत का प्रारंभ हुआ 319 ईस्वी से। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 32 है, दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? भूमरा में, देवगढ़ में, खजुराहो में या भीतरगांव में? राइट आंसर है ऑप्शन बा देवगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 33 है, पाल वंश की स्थापना किसने की? अभी आपने देखा है ये क्वेश्चन पूछा गया है 2016 के पेपर में, अब देखिए 2017 के पेपर में भी पूछा गया, तो आप समझ सकते हो कि कितने सारे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने। ऑप्शन सा जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है, सम्राट अशोक के पिता थे बिंदुसार, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर कौटिल्य? तो सम्राट अशोक के पिता थे बिंदुसार है। ऑप्शन आ जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है, बाघ की गुफाएं हैं। बाघ की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या फिर छत्तीसगढ़ में? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सा मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 36 है, मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शूद्रक, विशाख दत्त, कालिदास या फिर भारवी? राइट आंसर है ऑप्शन बा विशाख दत्त की ये रचना है मुद्रा राक्षस। क्वेश्चन नंबर 37 है, गुप्त काल की भाषा क्या थी? पाली, हिंदी, प्राकृत या फिर संस्कृत? राइट आंसर है ऑप्शन द संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 38 है, सल्तनत काल में सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली किसने अपनाई थी? सल्तनत काल में सैनिकों को नगद वेतन कौन देता था? इल्तुतमिश, रजिया, नसीरुद्दीन महमूद या अलाउद्दीन खिलजी? दोस्तों मैंने अभी आपको बताया भी था कि जो अलाउद्दीन खिलजी है, दोस्तों इस वीडियो में नहीं, मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है इसने बहुत सारे अच्छे काम भी किए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने ही बाजार नियंत्रण प्रणाली लगाई थी। जब मैंने पूरा एक ही वीडियो में आप लोग का सामाजिक अध्ययन विषय कंप्लीट किया था, तो उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाया था कि इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली लगाई थी, यानी कि कोई भी अपने सामान को अधिक दाम में नहीं बेच सकता था, जितना उस पूरे बाजार में हर एक सामान का एक निश्चित दाम लगता था, यानी कि एक निश्चित मूल्य होता था, और उसी मूल्य पर दुकानदारों को अपना सामान बेचना पड़ता था। ठीक है। और इसने घोड़े दागने की प्रथा चलाई। इससे क्या हुआ? इससे युद्ध में
उसको अपने घोड़े कौन से हैं पहचानने में मदद मिली, क्योंकि उन घोड़ों पर दाग का निशान डलवा दिया था, जिससे वो अपने घोड़ों को पहचान लेते थे जब कोई युद्ध होता था किसी युद्ध में कि ये हमारी तरफ का घोड़ा है। तो घोड़ों को दगवाने की प्रथा, इसके अलावा इसने क्या किया, और बाजार नियंत्रण प्रणाली और सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू की थी, ये और किसी ने शुरू नहीं किया था। तो याद रखिएगा आप लोग कि सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट की थी। तो इसने कुछ अच्छे काम भी किए थे, याद रखिएगा उन अच्छे कामों को, क्योंकि एग्जाम में ये पूछता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई थी? प्राचीन क्षत्रियों से, ब्राह्मणों से, विदेशियों से या फिर अग्निकुंड से? दोस्तों पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी। तो ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? आगरा में, लखनऊ में, कानपुर में या दिल्ली में? तो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41 है, पल्लवों का प्रसिद्ध बंदरगाह था कांची, महाबलीपुरम, तंजौर या फिर वेंगी? तो दोस्तों पल्लवों के समय में प्रसिद्ध बंदरगाह था महाबलीपुरम। ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही है, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 42 है, सल्तनत काल में प्रांत को क्या कहते थे? राज्य, परगना, इक्ता या फिर सिख? तो राइट आंसर है ऑप्शन सा इक्ता। क्वेश्चन नंबर 43 है, भूकंप नापने की इकाई क्या है? मापक, रिएक्टर, समताप या फिर मिलीबार? तो भूकंप को मापने की इकाई या स्केल क्या है? रिएक्टर स्केल, आपको पता है। और भूकंप को मापने का यंत्र क्या है? सिस्मोग्राफ। अगर यंत्र पूछेगा तो सिस्मोग्राफ, और इकाई पूछेगा किस इकाई पर मापते हैं तो रिएक्टर स्केल यानी कि रिएक्टर इकाई पर। क्वेश्चन नंबर 44 है, संगमरमर है रूपांतरित सेल, आग्नेय सेल, परतदार सेल या मिट्टी? दोस्तों आपको अच्छे से पता है कि जो संगमरमर है ये क्या है? ये एक रूपांतरित सेल है। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 45 है, समुद्र तल से ऊपर उठे हुए विशालतम भूभाग को क्या कहते हैं? महासागर, स्थल मंडल, महाद्वीप या फिर जल मंडल? तो राइट आंसर है ऑप्शन सा महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 46 है, सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, लाल महासागर या काला महासागर? सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, और प्रशांत महासागर में ही मेरियाना गर्त स्थित है। तो याद रखिएगा प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, और मेरियाना गर्त जो है वो सबसे गहरा गर्त है सभी महासागरों में। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? फ्रांस के, ब्रिटेन के, आयरलैंड के या रूस के? तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं, आपको पता है। और संसदीय प्रणाली जो हमारे देश में है, लोकसभा, राज्यसभा, इस तरीके से ये लिया गया है ब्रिटेन से। और मूल कर्तव्य लिए गए हैं रूस से, याद रखिएगा आप लोग। मूल अधिकार लिए गए हैं अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 48 है, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व पाया जाता है, यानी कि निजी और सार्वजनिक दोनों को मिला करके कौन सी अर्थव्यवस्था होती है? साम्यवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था या फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ब मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 49 है, सूत कातना उद्योग है कुटीर उद्योग, रसायन उद्योग, आधारभूत उद्योग या फिर लघु उद्योग? तो सूत कातना ये उद्योग है कुटीर उद्योग, यानी कि ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 50 है, चोल काल निर्मित सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा है विष्णु की, नटराज की, भगवान वेंकटेश्वर की या भगवान बुद्ध की? तो राइट आंसर है ऑप्शन बा नटराज की। क्वेश्चन नंबर 51 है, वह सुल्तान जिसने कारखानों को इक्ता नाम दिया? फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश, बलबन या फिर मोहम्मद तुगलक? दोस्तों इसको आसानी से आप याद रख सकते हो, ई से इल्तुतमिश, यहाँ पर आप देखिए, और ई से इक्ता। तो वह सुल्तान जिसने कारखानों को इक्ता नाम दिया, इक्ता इल्तुतमिश। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा कि इल्तुतमिश ने क्या कहा था? कारखानों को इक्ता कहा था। क्वेश्चन नंबर 52 है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? दिल्ली में, लाहौर में, अजमेर में या काबुल में? तो राइट आंसर है ऑप्शन आ अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 53 है, हिजरी संवत चलाया गया बाबर द्वारा, हुमायूं द्वारा, अकबर द्वारा या शाहजहां द्वारा? तो हिजरी संवत चलाया गया था अकबर द्वारा। ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 54 में, खानवा युद्ध के लिए प्रसिद्ध
क्षेत्र स्थित है? दिल्ली में, आगरा में, सोनीपत में या फिर फतेहपुर सीकरी में? दोस्तों खानवा युद्ध के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र स्थित है फतेहपुर सीकरी, आगरा में ही। आपको पता आगरा से 35 किलोमीटर दूर, तो उस समय इस जगह को हम फतेहपुर सीकरी के नाम से जानते थे, तो इसीलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन द फतेहपुर सीकरी। याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 55 है, मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? दुर्गादास ने, अहिल्याबाई ने, ताराबाई ने या जीजाबाई ने? दोस्तों मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? दुर्गादास ने, अहिल्याबाई ने, ताराबाई ने, जीजाबाई ने? तो राइट आंसर है ऑप्शन सा ताराबाई ने। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने की संख्या कितनी है? तो दोस्तों लोकसभा में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। याद रखिएगा। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 57 है, सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसलों को बदलने का अधिकार है? बदलने का अधिकार नहीं है, बदलने का अधिकार केवल मुख्य न्यायाधीश को है, या बदलने का अधिकार केवल न्याय मंत्रालय को है? राइट आंसर है ऑप्शन आ, बदलने का अधिकार है। इसीलिए जब कोई फैसला देती है सर्वोच्च न्यायालय, तो कुछ लोग उस पर क्या करते हैं? पुनर्विचार याचिका डालते हैं कि एक बार फिर से न्यायालय उस पर विचार करे, क्या पता वो अपने फैसले को बदल दे। तो सर्वोच्च न्यायालय अपने फैसलों को बदल भी सकता है। याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 58 है, कौन सा मौलिक अधिकार सर्वाधिक विवाद का विषय रहा? तो मैंने इसका आंसर आप लोगों को ऑलरेडी बताया भी है कि कौन सा विवाद का विषय रहा जिसकी वजह से उसे मौलिक अधिकार से बाहर निकाल दिया गया। तो किसको निकाला गया है मौलिक अधिकार से बाहर? संपत्ति के अधिकार को। कैसे? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 59 है, वह बजट जिसमें आय व्यय बराबर होता है? जीरो आधारित बजट में, संतुलित बजट में, घाटे के बजट में या फिर बचत के बजट में? राइट आंसर है ऑप्शन बा, संतुलित बजट में। क्वेश्चन नंबर 60 है, दामोदर घाटी योजना से संबंधित है? दामोदर नदी घाटी जो परियोजना है यह किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल से, बिहार तथा पश्चिम बंगाल से, असम से या बिहार से? तो राइट आंसर है ऑप्शन बा, बिहार तथा पश्चिम बंगाल से। क्वेश्चन नंबर 61 है, 6 महीनों की रात और 6 महीने का दिन कहाँ होता है? आपको पता है कि जो हमारी पृथ्वी है, ये जो विषुवत रेखा है, सूर्य की किरणें इस पर तो बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, इस रेखा पर, विषुवत रेखा पर, लेकिन यहाँ ध्रुवों पर, ये जो उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ पर सूर्य की किरणें बहुत बहुत ही कम पहुंचती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है? 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। तो आप याद रखिएगा ऑप्शन सा जो है उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर, ये बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 है, तीन ओर से घिरा पृथ्वी का भाग क्या कहलाता है? पठार, संधुपंख, महासागर धारा या फिर प्रायद्वीप? तो तीन ओर से घिरा हुआ पृथ्वी का भाग प्रायद्वीप कहलाता है। ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 63 है, मूंगफली की खेती के लिए अधिक उपयुक्त मिट्टी है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या फिर चिकनी मिट्टी? दोस्तों मैंने इसका आंसर आप लोगों को पहले भी बताया है कि मूंगफली की खेती के लिए दोमट मिट्टी या फिर बलुई मिट्टी ही अच्छी होती है। तो यहाँ पर एक भी ऑप्शन नहीं दिया, इसमें से कोई भी नहीं सही है। जो मैं आपको बता रही हूँ वही बिल्कुल राइट आंसर है, बलुई मिट्टी। याद रखिएगा आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 64 है, सर्वाधिक लवणता वाला सागर है? कैस्पियन सागर, लाल सागर, मृत सागर या फिर भूमध्य सागर? तो राइट आंसर है ऑप्शन सा, मृत सागर। क्वेश्चन नंबर 65 है, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, कुतुबुद्दीन बख्तियार काफी की या ख्वाजा सलीम चिश्ती की? राइट आंसर है ऑप्शन बा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। क्वेश्चन नंबर 66 है, महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए अल-बरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल-बरूनी ने किसकी रचना की थी? किताबुल हिंद की, शाहनामा की, राज तरंगिणी की या फिर किताब उल रहला की? तो राइट आंसर है ऑप्शन द, किताब उल हिंद की रचना की थी अल-बरूनी ने। याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 67 है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश में सर्वाधिक शासक हुए? तथा कथित दास वंश या गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या सैयद वंश? राइट आंसर है ऑप्शन अ, तथा कथित गुलाम वंश, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, आपको पता है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 है, प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से संबंधित है और याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और समुद्रगुप्त को म्यूजिक यानी कि संगीत का भी उसे बहुत शौक था और उसकी बीड़ा बजाती हुई एक आकृति भी प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 69 है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक या फिर खानजहां मकबूल? राइट आंसर है ऑप्शन बा, गयासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 70 है, तुगलक काल में प्रथम हिंदू राज्य का निर्माण हुआ जिसका नाम था वारंगल, देवगिरी, भद्रा या फिर विजयनगर? मैंने आपको बताया भी था कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी और ये क्या थे? हिंदू थे। तो यहाँ पर ऑप्शन दा जो है विजयनगर, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 71 है, चीनी यात्री ह्वेन सांग किस उद्देश्य से भारत आया था? बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए, भारतीयों के जीवन का अध्ययन करने के लिए या भारत में चीनी राजदूत का कार्य करने के लिए? तो चीनी यात्री ह्वेन सांग बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रतियां प्राप्त करने के उद्देश्य से ही भारत आया था, तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था। लेकिन इसने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई भी की थी और यहाँ पर शिक्षक भी वो बना था और भारतीयों के जीवन दर्शन का भी उसने अध्ययन किया था। लेकिन जो उसका उद्देश्य था मूल, वो आने का उद्देश्य यही था कि वो बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रतियां प्राप्त करना चाहता था। तो इसलिए ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत के दक्षिण पठार अधिकांश बने हैं परतदार शैलों से, रूपांतरित शैलों से, आग्नेय शैलों से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सा, आग्नेय शैलों से। क्वेश्चन नंबर 73 है, विश्व की 7 आश्चर्यजनक इमारतों में शामिल है कुतुब मीनार, ताजमहल, हवा महल या जामा मस्जिद? आप सभी को पता है इसका राइट आंसर क्या है, ताजमहल। क्वेश्चन नंबर 74 है, पर्वतीय क्षेत्रों में गहरी सकरी घाटी को क्या कहते हैं? विसर्प, हिमोड़, गार्ज या फिर भृगु? तो राइट आंसर है ऑप्शन सा, गार्ज। क्वेश्चन नंबर 75 है, पूर्णिमा में अमावस्या तक घटते चांद के पखवाड़े को क्या कहते हैं? यानी कि पूर्णिमा से अमावस्या तक घटते चांद के पखवाड़े को क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, शुक्ल और कृष्ण पक्ष या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों कृष्ण का मतलब क्या होता है? काला, आपको पता है इसका पर्यायवाची क्या होता है? काला। और आप खुद सोचिए कि जब पूर्णिमा में क्या होता है? चांद पूरा दिखता है और जब अमावस्या की तरफ आता है तो चांद का आकार क्या होता है? कम होने लगता है। तो जब कम होने लगेगा तो क्या होगा? उजाला होगा कि अंधेरा होगा? अंधेरा होगा तो शुक्ल पक्ष होगा कि कृष्ण पक्ष होगा? तो आपको समझ में आ गया होगा क्या होगा, कृष्ण पक्ष होगा, क्योंकि तब अंधेरा होगा ना। तो इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बा, कृष्ण पक्ष। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 है, गुप्त संवत का प्रारंभ कब हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम से, चंद्रगुप्त मौर्य से, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से या फिर समुद्रगुप्त से? दोस्तों गुप्त संवत को प्रारंभ किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने और कब? 319 ईस्वी में इसने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 77 है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किसकी घोषणा की थी? भेरी घोष की, धर्म घोष की, भेरी घोष तथा धर्म घोष दोनों की या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है ऑप्शन बा, धर्म घोष की। क्वेश्चन नंबर 78 है, अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? कौड़ी, दिनार, निष्क या फिर पर्ण? तो दोस्तों गुप्तकालीन मुद्रा है दिनार, ऑप्शन बा जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 79 है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? किसके बीच हुआ था? तो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि जो तराइन का युद्ध हुआ था ये मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। आप देखिए 2017 में भी पूछा गया है, 19 में भी पूछा गया है। तो ऑप्शन सा जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 80 है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में या गुजरात में? तो राइट आंसर है ऑप्शन बा, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 81 है, पल्लवों के प्रसिद्ध रथ मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? कांची, बंगी, महाबलीपुरम या तंजौर? पल्लवों का प्रसिद्ध रथ मंदिर स्थित है महाबलीपुरम में। तो ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 82 है, गीत गोविंद के रचयिता हैं? ऑप्शंस हैं जयदेव, जायसी, अमीर खुसरो या इनमें से कोई नहीं? तो गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव, ऑप्शन आ जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 83 है, कृष्ण देव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज थे? 8 मंत्री, 8 तेलुगु कवि, 8 महान सेनापति या फिर 8 परामर्शदाता? दोस्तों कृष्ण देव राय के दरबार में 8 दिग्गज या अष्ट दिग्गज थे, 8 तेलुगु कवि।
क्वेश्चन नंबर 84 है मानसूनी पवन कहलाती है नियतवाही पवन, मौसमी पवन, स्थलीय पवन या सागरीय पवन। राइट आंसर है ऑप्शन ब मौसमी पवन। क्वेश्चन नंबर 85 है वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस की मात्रा है? तो आपको पता है वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। तो ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही है, याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 है 66.5 डिग्री से ध्रुवों के मध्य पाया जाने वाला ताप कटिबंध है। मैंने आपको समझाया भी है ग्लोब बना करके इसको पहले भी कि इस तरीके से जो पृथ्वी है इसके बीच में विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा बीचों बीच होती है, इस पर सूर्य की किरणें क्या होती है सीधी पड़ती हैं। और इसके बाद 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा होती है, 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा होती है और 66.5 डिग्री और ऊपर जाएगा। तो जब और ऊपर आप आओगे तो यहाँ पर आपको पता उत्तरी ध्रुव होगा। उत्तरी ध्रुव होगा तो ध्रुवों पर ठंड पड़ती है, आपको पता है 6 महीने का दिन 6 महीने की रात होती है। तो यहाँ पर ठंड पड़ने के कारण क्या होगा? शीत होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो यहाँ पर उष्ण से हम शीत की ओर आते हैं जब इस तरीके से नॉर्थ या साउथ पोल या नॉर्थ या साउथ ध्रुव की ओर जब हम जाते हैं, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की ओर। तो ऑप्शन बा जो है शीत ये बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 है भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? 1, 2, 3 या फिर 4। तो भारतीय संविधान में केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है, यानी कि 3 सूचियां हैं। ऑप्शन सा जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 88 है अर्थव्यवस्था में पूंजी का बाजार कौन बनाता है? उपभोक्ता, शेयर, स्टॉक एक्सचेंज या फिर बैंक। तो राइट आंसर है ऑप्शन सा स्टॉक एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 89 है मूल्य मापक का कार्य मुद्रा का सहायक कार्य है, अन्य कार्य है, प्रमुख कार्य है या आकस्मिक कार्य है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सा प्रमुख कार्य है। दोस्तों इस तरीके से आपके जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे आपके सामाजिक अध्ययन विषय के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आप लोग इस वीडियो को 1 बार 2 बार जितनी बार आप देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि एक बार में ही याद हो गया तो एक बार देखिए। अगर आपको लग रहा है कि कुछ क्वेश्चंस पर डाउट है तो फिर दोबारा आप देखिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना ना भूलिएगा, अपने कॉलेज के फ्रेंड्स को व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने कॉलेज के ग्रुप में जरूर भेजिएगा, जिससे अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक ये वीडियोस पहुंचे और अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन इन वीडियोस को देख करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सके। यहाँ पर आपको आई बटन मिल जाएगा। अब तक हमने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं हर सब्जेक्ट की, आपके फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर को ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ इस तरीके का इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपने नहीं देखा तो उसको भी आप देख लीजिए। एक ही वीडियो में मैंने सभी सब्जेक्ट के इस तरीके से वीडियोस बनाए हैं कि एक ही वीडियो में मैंने पूरा सिलेबस खत्म कर दिया है हर एक सब्जेक्ट का। तो आप उन वीडियोस को भी देखिए। मैंने सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए हैं, हर एक विषय का पवन सीरीज राजन सीरीज पूरा कंप्लीट सॉल्व करवाया है। आप सभी को देखिए और आपको लगेगा कि हाँ आपकी तैयारी बहुत बहुत अच्छी हो गई है अब तक। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने वीडियोस को देखा होगा। और मैंने इंग्लिश विषय में टॉप 100 क्वेश्चन करवाए हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, उनको भी आप जरूर एक बार सॉल्व कर लीजिए। आपको बहुत बहुत ज्यादा फायदा होगा एग्जाम के लिए। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी और इन सभी विषयों की फ्री पीडीएफ आपको हम दे रहे हैं अपने टेलीग्राम पर। तो फ्री पीडीएफ आपको अगर प्राप्त करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैं दे देती हूँ। ऐसे ही आप हमारे चैनल से बने रहिए, सभी वीडियोस को देखते रहिए और आपको जहां कहीं भी कोई भी समस्या हमसे पूछते रहिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से पहुंचे और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। दोस्तों यहाँ पर जो आप इन वीडियोस को देख रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियोस को, इनका भी आपको एक अलग प्लेलिस्ट मिलेगा इसी प्लेलिस्ट में, यानी कि इस प्लेलिस्ट में अगर आप जाते हो तो आपको हर एक विषय का फुल सिलेबस आपको पढ़ने को मिलेगा एक ही वीडियो में। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है उन क्वेश्चंस को भी आप यहाँ पर देख करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर बनानी है तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, सभी वीडियोस को देखिए और आपको जहां कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे पूछिए। आपको बेहतर तैयारी कराना हमारा उद्देश्य है और आप एग्जाम में अच्छे नंबर लाएं, इसीलिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके पीछे। तो प्लीज आप लोग भी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स ऐसे ही करते रहा करिए। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा।